आज हम भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम संसाधन एवं विकास के बारे में बताएंगे। अध्याय 1 कक्षा 10 संसाधन एवं विकास। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे और आगे हम इन्हें विस्तारपूर्वक भी बताएंगे और इन पर कैसे प्रश्न बहुविकल्पी बनते हैं उन प्रश्नों को भी आगे बताएंगे। जानने योग्य तथ्य तथा महत्वपूर्ण शब्दावली। आज हम पहले संक्षिप्त या बताएंगे, आगे विस्तारपूर्वक भी बताएंगे, बहुविकल्प प्रश्न भी बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुने। नंबर 1 पॉइंट, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम जिनको बनाने में जो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। तो प्रकृति से जो प्राप्त वस्तुएं जिन्हें प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं, जो हमें आवश्यकता पूर्ति करती हैं। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहते हैं। जीव मंडल में क्या आता है? मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये प्रकृति से संसाधन है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव में पहाड़, चट्टानें, पर्वत, खनन, ये सभी निर्जीव, मेज, कुर्सी, जो जिसमें जीव नहीं होता है, निर्जीव कहलाती है। अब अगले पॉइंट के चलते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि, जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इनमें से खनिज और खनिज तेल आदि हैं। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम सभी लोग आपस में करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। कि अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों और राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल किसी के यहाँ निकला तो उसे सरकार अधिग्रहित कर लेगी, तो वो राष्ट्र के हित में उसमें प्रयोग किया जाएगा। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, वो संभावित संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इनका संसाधनों का उपयोग भविष्य में हुआ। अब आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब इन्हें विस्तारपूर्वक बताएंगे। जो हमने तथ्य बताए उन्हें अब विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जैसे नवीकरण योग्य संसाधन, समाप्त संसाधन किसे कहते हैं? या तो नवीनीकरण के नाम से पूछ लें या समाप्त। तो जिसे समाप्त नहीं किया जा सके, असमाप्य माने जैसे असमाप्य का अर्थ होता है जो इसे समाप्त नहीं किया, इसने बार बार उपयोग किया जा सके। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पुनः उपयोग में लाया जाता है और नवीनीकरण में
नवीनीकरण संसाधन के दो उदाहरण हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और अनवीनीकरण के कोयला और खनिज तेल। अनवीकरण के जो पीछे हम बता चुके हैं, उन्हीं पॉइंटों को दोबारा कुछ और आगे पॉइंटें उनमें बताएंगे। जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग जैव मंडल के निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव, वन प्राणी, मछली आदि। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुएं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, चट्टानें, ये सब अजैव संसाधन हैं। इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, जैसे वो आगे हम बताएंगे। उत्पत्ति और समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं, समाप्ति के आधार पर नवीनीकरण योग्य तथा अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का अर्थ है उनका नियोजन एक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, ताकि इन संसाधनों से एक लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। ये प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो या अथवा लगा के इस प्रकार भी आता है, 1952 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? यह इसका आंसर है जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, मुख्य पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। तो उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण। ये भी लिख दोगे तो ये सही है। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास के पर्यावरण को हानि पहुंचाएं अथवा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। मतलब इसका उपयोग एक ऐसे करें जो आगे वाली पीढ़ी भी आके इसका प्रयोग करें, ये ना कि इस संसाधनों को स्वयं ही समाप्त कर दें। कोई दो भारतीय क्रियाओं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पशुचारण और उर्वरकों का अधिक प्रयोग। जो भूमि का निम्नीकरण होता है, इसका 2 ही मुख्य कारण है, पशुचारण और उर्वरकों का अधिक प्रयोग। और मृदा अपरदन आगे प्रश्न में बताएंगे। मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2000 में परीक्षा में आया है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण में खनन जैसे मानवीय तत्व, पवन, हिमनदी जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें से प्रश्न बनता है, वो आगे बहुविकल्पी में बताएंगे हम। खादर तथा बागर समझाइए। खादर भारत में बृहद मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और भारत में बृहद पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब संसाधन विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न जो अभी हमने बताए, उनमें से प्रश्न कैसे बनते हैं बहुविकल्पी, उन्हें आज बताएंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क हमने पढ़ा नवीनीकरण है या अनवीनीकरण है। तो इसमें से लौह अयस्क अनवीनीकरण है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा देखो, नवीनीकरण अनवीनीकरण, तो
या पुनः पूर्ति योग्य, तो ये पुनः पूर्ति योग्य है। उसका नवीनीकरण का दूसरा नाम है पुनः पूर्ति योग्य, जो इसका प्रयोग बार बार किया जा सके। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है। पिछली वीडियो हम बता चुके हैं मिट्टियों के बारे में, स्पेशल वीडियो बनाया था। अगर आपको मिट्टियों के बारे में जानकारी नहीं हो तो उसे समझ लें। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? वो उत्तराखंड में होती है, पर्वतीय क्षेत्र में होती है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है, जो पीछे हमने प्रश्न में अभी बताया था, पवन, हिमनद तथा जल उपयुक्त सभी। तो ये पर्वत पे ये सभी मृदा अपर्दन के कारण होते हैं। ये प्राकृतिक कारण होते हैं और मानवीय कारण भी होते हैं। अब वो अलग किसी क्वेश्चन बताएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? वो गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है। निम्नलिखित कौन सा अजैविक संसाधन है? जैवीय, अजैवीय। तो जिसमें जीवन होता है वो तो जीवीय, और जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैवीय। तो चट्टानों में जीवन अजैवीय होती हैं, पौधे, पशु, मछलियाँ, ये सभी जैवीय होती हैं। पंजाब में भूमि का निम्नलिखित का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है? अति पशुचारण। ये प्रश्न हमने पीछे भी बताया गया, इम्पोर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा के प्रदेश में। ये जो प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। भूमि एक साधन है। भूमि कैसा साधन है? मानव निर्मित, सौर ऊर्जा निर्मित या प्रकृति? भूमि एक प्रकृति साधन है। इसका आंसर यही सही है, ए। निम्नलिखित में से मिट्टी एक प्रकार की है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, सॉरी, तो काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। लेकिन सीमेंट एक कोई मिट्टी नहीं होता है, तो इसका आंसर सीमेंट है, डी। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल पे